नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हम आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा लेक्चर नंबर है कौन सा? 5। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर किन किन टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। फिर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम हाउ वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम फिर इस पूरे को पढ़ने के बाद इंटरनल एनर्जी के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। आप बोल सकते हैं हम इस पूरे टॉपिक को फिर लास्ट में क्या कर देंगे? समराइज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसे समझते हैं। ओके, जैसे कि अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, एक ग्लास है, ग्लास में क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये क्या है? मेरे पास एक ग्लास है, तो ग्लास है और ग्लास के अंदर क्या रखा हुआ हमने? वाटर रखा हुआ है, H2O रखा हुआ है। अब ये जो H2O है या फिर जो वाटर है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। और जो ये ग्लास है, ग्लास की जो बाउंड्री है किसकी तरह बिहेव कर रही है? बाउंड्री की तरह बिहेव कर रही है। और जो अगल बगल जो भी है वो सब क्या है? हमारा सराउंडिंग है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम, इस ग्लास के पास कोई एनर्जी है या फिर कोई थर्मोडायनेमिकल एनर्जी है? तो आप कहोगे नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि इस ग्लास के पानी को आप जूम करके देखो। जब इस ग्लास के पानी को आप जूम करोगे और इतना जूम करोगे, इतना जूम करोगे, इतना जूम करोगे कि आपको क्या दिखने लग जाए? इस वाटर के मॉलिक्यूल दिखने लग जाए, यानी H2O दिखने लग जाए, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिखने लग जाए। तो आप पाओगे कि वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कोई मॉलिक्यूल स्पिन कर रहा होता है, कोई मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, कोई मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। और कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोई स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, कोई वाइब्रेशन कर रहा है। किसके मॉलिक्यूल? इस वाटर के मॉलिक्यूल। तो जो भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है? मोशन कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है, उनके पास क्या होती है? कुछ एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलती है। हमने मैकेनिक्स से पढ़ा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या है? कुछ एनर्जी है। किसके कारण? उन मॉलिक्यूल के मोशन के कारण। वो मोशन कैसा हो सकता है? रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, या फिर ट्रांसलेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो मोशन। तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब वो क्या काइनेटिक एनर्जी मुझे ऐसे बाहर से दिख रही है? नहीं दिख रही है। वो कहाँ है? इस सिस्टम के अंदर है। तो इस टाइप की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। आई बात में, ये तो किसकी बात होगी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होगी। नाउ अब हम ये भी जानते हैं कि इस वाटर का जो ईच मॉलिक्यूल है, हमने इसको जूम कर रखा है, और जो ईच मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी किन की है? मॉलिक्यूल की है। किसके मॉलिक्यूल की? इस वाटर के मॉलिक्यूल की। और वो मॉलिक्यूल कहाँ है? इस पानी के अंदर है। इसका मतलब हम उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या नाम देंगे? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नाम देंगे। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम से क्या मतलब हुआ? कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मोशन और उनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। एक बार और दोहरा रहे हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के केस में वाटर मॉलिक्यूल, गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल के मोशन के कारण और उन मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एक क्या है? गैस, एक क्या है हमारे पास? ग्लास है इस तरीके से, और ग्लास में क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है,
ठीक है। इस तरीके से ग्लास में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो इसके क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और इस टाइप के मोशन से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी हमारे पास, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम हम बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, और ये दो के दो मैंने अज्यूम कर लिया। कुछ इस तरीके से मैंने उस फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। ऐसा हम सोच सकते हैं। स्प्रिंग कुछ नहीं होती है। थोड़ा समझने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इन दो मॉलिक्यूल के बीच, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जूम करके देखा है हमने इसको। ये वाटर के मॉलिक्यूल के भी क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी। अगर मैं इसको अब यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसके सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, एक तो क्या होता है हमारे पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। किसके कारण, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। किसके कारण होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरी कौन सी एनर्जी होती है उसके बाद, एक तो क्या हो गया इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसकी वजह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होती है। और इन दो एनर्जी का जो सम होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने का। एक तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ या फिर सिंपल बच्चों को बताना है आपको, तो कैसे बोलोगे आप, सॉरी तो कैसे डिफाइन करोगे इंटरनल एनर्जी को, आप बोलोगे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल के मोशन और उन मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हेडिंग डालिए, उसके नीचे लिखिए इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल के मोशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और एक्चुअल में क्या होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। सिंस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज यूके, कैसे दिखाते हैं हम इसको, यूके से लिखते हैं, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी रिटन एज यूपी, पी माने पोटेंशियल एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर देंगे। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट तो क्या हो गए, कवर हो गए कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की बात करते हैं। हिंट डालो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। नाउ आइडियल गैस में हम क्या अज्यूम करते हैं, आइडियल गैस में हम अज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है तो उस आइडियल गैस के पास कोई भी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं किसके केस में, आइडियल गैस के केस में, तो ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो अगर मैं यहां पर लिखूं क्या, फॉर आइडियल गैस, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा हमारे पास, जो यूपी होता है यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होता है किसका होता है, 0 के बराबर होता है। देन जो हमारे पास क्या इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी बताओ, इंटरनल एनर्जी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
यू के बराबर, यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी नो, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, यहाँ पे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस यूके इज इक्वल किस तरह होता है 3/2 nRT के बराबर। किसका होता है यूके इज इक्वल टू 3/2 nRT, जहां n क्या है, ये है हमारे पास क्या नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या है मोल है, और जो ये R है ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होता है हमारे पास 8.314, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से निकाल सकते हैं यूनिट हम, क्या हो जाएगी हमारे पास कैलोरी पर, और ये क्या है मोल एंड केल्विन। ठीक है, कितनी होती है कैलोरी मोल केल्विन, ये क्या होगी इसकी यूनिट होगी, और ये क्या होती है वैल्यू होती है 8.314, ये क्या निकल के आर हो गया, और टी क्या है मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, ओके, और ये क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किसी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन 3 डायमेंशन, यानी अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मॉलिक्यूल की 3 है, तो कितनी हो जाएगा 3/2 nRT के बराबर होता है। तो फॉर आइडियल गैस तो हमारे पास जो U है किसके बराबर है UK के बराबर है, एंड दिस UK इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 3/2 nRT के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरे पास इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। ओके, नाउ समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस कितनी होती है, इतनी होती है ना। अब बात करते हैं किसकी, क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था क्या, हाउ वी चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम किस तरीके से क्या करेंगे चेंज करेंगे। ओके, हिंट डालिए हाउ वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हाउ वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज का मतलब यानी डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, कैसे हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करा सकते हैं और कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास यहां पर क्या है कोई एक सिस्टम है। ओके, यानी गैस अज्यूम कर लिया मैंने, इस बीकर में हमने क्या रखा हुआ है कुछ इस तरीके से गैस रखी हुई, ये क्या है हमारे पास गैस है, और गैस के क्या है मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं इस गैस में कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस गैस को क्या दे रहे हैं कुछ हीट दे रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अज्यूम कर लिया कि मैंने इसको कितनी हीट दी, क्यू हीट दी, यानी क्यू हीट मैंने इसके अंदर क्या करी ट्रांसफर करी। जैसे मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने से क्या होगा इसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे तेज मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका मोशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको अगर मैं गर्म करूं, ठीक है, इसे मैं गर्म करूं, हीट देने का मतलब क्या हुआ गर्म करना हुआ, अगर इसको गर्म करूं तो जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो मोशन होगा या फिर जो उनका जो रैंडम मोशन था वो क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा। अगर मोशन तेज होगा उसका मतलब उसकी क्या बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अगर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया क्या करने का इंटरनल एनर्जी चेंज करने का, भी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम हीट देके कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हीट देके। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं हीट क्या है एनर्जी ट्रांसफर करने का एक वे है, क्योंकि यहां पर हमने क्या करी एनर्जी इंक्रीज करी किसके द्वारा हीट के द्वारा। तो हीट क्या है हीट एक रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, तो अगर हीट को डिफाइन करना चाहेंगे यहां से तो हीट क्या हो जाएगा हीट इज ए वे टू ट्रांसफर एनर्जी। तो यहां पर हमने क्या किया हीट से एनर्जी ट्रांसफर की किसके अंदर इसके अंदर, और उस ट्रांसफर से क्या हुआ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर गई इंक्रीज कर गई। तो इस केस में क्या हो रहा है जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या कर जा रही है इंक्रीज कर जा रही है। देखो एक और केस हो सकता है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है एक पिस्टन लगा दिया है इस तरीके से। ये क्या लगाया मैंने इस पर एक पिस्टन लगाया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके नीचे से एक बर्नर लगा दे रहा हूँ, यानी इसमें जिससे मैंने क्या लगा दिया बर्नर लगा दिया, यानी गर्म हो रहा है और इसके अंदर क्या भरी हुई है गैस भरी हुई है। ओके, कुछ इस तरीके का सिस्टम है ना। होगा क्या जैसे गैस गर्म होगी तो गैस गर्म होने से क्या होगा ये पिस्टन क्या है मूवेबल है, यानी ये मूव कर सकता है ये पिस्टन। तो ये पिस्टन कहाँ की ओर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये सिस्टम इस पर क्या करेगा वर्क करेगा। क्या करेगा ये सिस्टम इस पर क्या करेगा वर्क करेगा, और उस वर्क करने से क्या होगा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी
कम हो जाएगी। देखो क्या कर रहा हूं मैं, नीचे से बर्नर लगाया और यहां पर क्या लगा दिया, एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन क्या करेगा, मूवेबल है, यानी ऊपर नीचे खिसक सकता है। जैसे ये गर्म होगा, कौन, ये गैस गर्म होगी, गैस गर्म होने से क्या होगा, ये गैस इस पर क्या करेगी, वर्क करेगी, इस पर क्या लाएगी, कुछ प्रेशर लाएगी, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। उससे क्या होगा, इस पर क्या होगा, कुछ वर्क होगा, और वर्क होने से क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तभी तो यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम के वर्क करने से क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी डिक्रीज करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जा रही है। यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज, यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पर डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर सिस्टम क्या कर रहा है, इस पिस्टन पर वर्क कर रहा है, और वर्क करेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां से वर्क को भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क भी क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर का वे है। देखो इस सिस्टम ने इस पर वर्क किया और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वर्क क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर करने का वे है। तो जो हीट और वर्क हैं, दोनों चीज क्या होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के माध्यम होती हैं, फिर एक रास्ता होती है एनर्जी ट्रांसफर होने का। तो यहां पर से आपने हीट और उसमें वर्क में कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि यहां पर सिस्टम ने वर्क किया। यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने सिस्टम को क्या दी, हीट दी ना। अब यहां पर दो ये क्या हो गए, हमारे तरीके हो गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, ये तो क्या था, एक सिंपल सा एग्जाम्पल था ना। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, यहां पर जैसे मैंने उसको हीट दी, इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या किया होगा, राइज किया होगा। यानी हीट देने पर टेम्परेचर राइज किया और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। और यहां पर क्या हुआ, इस सिस्टम ने इस पर वर्क किया, वर्क करने से इस पर प्रेशर लगाया, पिस्टन ऊपर को गया, पिस्टन ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ और उस वॉल्यूम के चेंज होने से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कैसी क्वांटिटी होती हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होती हैं। तो जब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होती है, या फिर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, या फिर स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल। ओके, क्यों बोला स्टेट वेरिएबल, क्योंकि ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज हो रही है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कैसे होते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं या फिर स्टेट वेरिएबल होते हैं। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है, स्टेट वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया और उसका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इस इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे। ठीक है इसे मिटा लेते हैं, फिर यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट लिख देते हैं। ओके अभी तो जो पढ़ा वो सबको समराइज कर देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो रही है, वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज हो रही है, तो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है। ये तो क्या होगा, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, देखो अभी डिस्कस नहीं किया हमने, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जिस प्रोसेस जिस पाथ को फॉलो कर रही है उस पाथ पर ये इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड नहीं करती है। कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, उसके फाइनल वैल्यू और लास्ट वैल्यू पे, या फिर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगी। उस पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो प्रोसेस किस रास्ते से होकर गई। तो हम यहां से बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस इज दिस वन है, कितना होता है 3/2 nRT के बराबर होता है। लास्ट में एक बार फिर अगेन इंटरनल एनर्जी को डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। जो किसी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उनके मोशन के वजह से और उनके कॉन्फिगरेशन या फिर उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ
सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।